हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के लिए फिर से 20 सवाल लाए हैं, जो पार्ट दूसरा है। यानी कि पार्ट 1 में 20 सवाल थे, इस पार्ट में भी 20 सवाल हैं। इसमें हमने 5 क्षेत्रीय, 5 विज्ञान से और उसके बाद फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक और विविध करके टोटल 20 प्रश्नों को सेट किया। आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, देखते हैं। पार्ट 2 है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये प्रश्न बिहार में लगता है कि इतनी बार पूछा गया है कि सबको याद होगा। ऑप्शन है आपके धर्मपाल, कुमारगुप्त, गोपाल, स्कंदगुप्त। तो सही बात उत्तर है इसका, कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रवर्ती गुप्त शासकों में सबसे महान गुप्त शासक थे और उन्होंने ही इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कभी कभी आपसे काल पूछता है कि किस एरा में ये बना था, तो गुप्त काल याद रखें। क्या रखेंगे? गुप्त काल। अगला प्रश्न है 18 से 29 अगस्त 1920 के बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कि भागलपुर में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, हमने भागलपुर लिख दिया ताकि कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह से भी पूछता है कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, रघुनाथ नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1920 के बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 13वीं सदी में तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक किन्होंने लिखी। देखिए, प्रश्न नहीं था, ये हमने जोड़ दिया। 13वीं सदी में तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक किन्होंने लिखी। जिन्होंने लिखी वो मिथिला क्षेत्र के थे और मिथिला राज्य से संरक्षित थे। गणेश उपाध्याय, महेश ठाकुर, वार्तिक पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गणेश उपाध्याय। गणेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक 13वीं शताब्दी में लिखा था और ये मिथिला नरेश के संरक्षण में रहते थे। अगला प्रश्न है जिरात एवं असामी वार नामक 2 प्रकार की खेती थी। ऐसी खेती जिसमें 2 प्रकार था, जिरात एवं असामी वार। किसकी खेती थी? नील की खेती, फलों की खेती, चाय की खेती, तेलहन की खेती। सही उत्तर है नील की खेती। नील की जो आप चंपारण आंदोलन पढ़े ही हैं कि उसमें किस तरह से होता था। तो उसमें 2 तरह के खेत होते थे, एक जिरात एवं एक असामी वार। जिरात वह खेत होता था जो कोठी के अधीन, यानी कि नील जो मालिक होते थे उनके अधीन होता था, और असामी वार जो होता था वो जनसाधारण के अधीन खेती होती थी। इसी खेती पे, यानी कि जनसाधारण की खेती पे ही यह प्रतिबंधित था कि आपको 3 कट्ठा में नील उपजाना पड़ेगा। इसी को 3 कठिया प्रथा बोला जाता था। 5वां प्रश्न है खेतों पर धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कृषक मजदूरों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? खेतों पर अधिकतर आदमी आज के समय में जीडीपी के दौर में हम लोग बाहर रहते हैं और कभी उन चीज़ों को देखे नहीं है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो गांव में जब रोपनी होता था आषाढ़ के बाद, या आषाढ़ जिसको कहते हैं जून मध्य के बाद से या जुलाई के प्रारंभिक वीक से खेतों में धान रोपनी होता था। बहुत अच्छे से खेतों को तैयार किया जाता था और उस समय तो इतने ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह थे नहीं, हल बैल से होता था। और जो धान रोपने वाले होते थे वो धान रोपते थे और खूब गीत गाते थे। उन गीतों में कुछ गाथाएं होती थी, कुछ इंद्रदेव से आग्रह होता था कि भाई बारिश हुई। और हंसी की बात तो सुनिए कि जिसके यहाँ रोपनी में बारिश होती थी उसको बहुत अच्छा शगुन माना जाता था। तो वही से सवाल बनता है कि खेतों पर धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता था? चुमचर, अटकन बटकन, बाटो या पेश गीत। तो सही उत्तर है चोंचर या चेचर। चेचर भी कहीं मिलेगा, चेचर, बीपीएससी माहिर है इस सब चीज़ों में। चोंचर या चेचर एक ही चीज़ है। यह जो गीत होता था ये खेतों पर धान रोपते समय कृषक मजदूरों के द्वारा गाया जाता था। और एक चीज़ और उसमें हंसी की बात बता दें कि यदि रोपनी हो रही है और आप अच्छा कपड़ा पहन के बगल से जा रहे हैं तो उसमें से कोई एक महिला निकलती थी और कालू आपके देह पर फेंक देती थी। लोग बहुत बुरा इसको नहीं मानते थे, इसको एक शुभ शगुन के रूप में लेते थे। हालांकि जो मजदूर होते थे वो भी ये देख समय के करते थे कि भाई कहीं उनको ज़्यादा हानि तो नहीं हो जाए, ठीक है ना। 6ठा प्रश्न है प्रेरित विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है?
प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वाट। वाट जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। 7वां प्रश्न है कि असत्य यानी कि गलत को चुने। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी पदार्थ को जब शुद्ध किया जाता है तो कुछ प्रोसेस अपनाए जाते हैं, उसी से यह प्रश्न है। क्रिस्टल विधि द्वारा अकार्बनिक ठोसों को शुद्ध किया जाता है। क्रिस्टल विधि द्वारा अकार्बनिक ठोसों को शुद्ध किया जाता है। उदरोपातन विधि द्वारा उदरोपातित ठोसों को अलग किया जाता है। आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों को अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा उन ठोसों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में कम अंतर होता है। आपको इसमें गलत चुनना है। तो देखिए ये सही है। क्रिस्टल विधि द्वारा अकार्बनिक ठोसों को शुद्ध किया जाता है। उदरोपातन द्वारा उदरोपातित पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि द्वारा मतलब द्रवीय पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। प्रभाजी आसवन, ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा उन ठोसों को अलग किया जाता है। ये गलत है। यहां तक सही है, ठोस नहीं, ये द्रव होता है। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बिल्कुल बहुत कम अंतर होता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ। आपसे यह भी पूछेगा कि पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने की विधि क्या है? प्रभाजी आसवन विधि हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में आप अपना पढ़ लीजिएगा, बहुत कम आती है हमें। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था 7 प्रश्न। अगला फिर और प्रश्नों को देखते हैं, आगे के प्रश्नों को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? संदमक क्या होते हैं? संदमक क्या होते हैं? हमने अंग्रेजी भी लिख दिया है। अरे अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले, अभिक्रिया के वेग को न प्रभावित करने वाले, बी है अभिक्रिया के वेग को ज्यादा करने वाले, या इनमें से कोई नहीं। इनहिबिशंस क्या होते हैं? संदमक क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले, अभिक्रिया के वेग को न प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया के वेग को ज्यादा करने वाले। सही उत्तर है अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले। संदमक यानी कि जो अभिक्रिया हो रहा है उसको दबा देने वाले, ठीक है। अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इथेनोबॉटनी में क्या अध्ययन होता है? इथेनोबॉटनी में अध्ययन होता है, इथेनोबॉटनी में अध्ययन होता है। ऑप्शन है समुद्र के पादपों का, सादा जल के पादपों का, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का, या गमलों में बनने वाले पादपों का। आपको बताना है कि इथेनोबॉटनी में किसका अध्ययन होता है। सही उत्तर है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का। अगला प्रश्न है कि भारत की नीलगिरी, पारसनाथ एवं राजमहल की पहाड़ियां हैं। भारत के नीलगिरी, पारसनाथ एवं राजमहल की पहाड़ियां कैसी पहाड़ियां हैं? ज्वाला पर्वत हैं, खंड पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो एक समय पर्वत बने थे लेकिन भौगोलिक कारणों से घिस पिट के जो बच गए हैं उन्हें अवशिष्ट कहा जाता है। तो भारत के ये सब जो पहाड़ियां हैं अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर पहाड़ियों को बहुत सारे लोग वही अवशिष्ट पहाड़ी ही मानते हैं। भारत में AW, छोटा w है, AW कोपेन के अनुसार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार AW जलवायु भारत में कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान एवं हरियाणा में, पूर्वी राज्यों में, पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों में, संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में, या मालाबार एवं कोरोमंडल तट को छोड़ संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में। तो आपको ये चुनना है। सही उत्तर है डी, मालाबार एवं कोरोमंडल तट को छोड़ संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। निम्न क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत किस क्षेत्र में है? भारत में वन है, वन रिपोर्ट आप देखे होंगे। उसी वन रिपोर्ट से एक प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र में भारत के सबसे ज्यादा प्रतिशत वन होते हैं? हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वी राज्यों में, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों एवं पठारों पर, या मध्य भारत? ऑप्शन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। तो सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पहाड़ियों एवं पठारों पर। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों एवं पठारों पर भारत के सबसे ज्यादा वन प्रतिशत पाए जाते हैं। ये एक नया प्रश्न था जो हमें दिखा तो हमने आपके लिए ले आया, ध्यान रखेंगे। तो अब ये 13 प्रश्न हो गए। अब फिर 7 प्रश्नों को देखते हैं आगे। अब देखते हैं शेष प्रश्नों को।
14 कहता है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों को आप समता बढ़ाने वाला नहीं मानेंगे। भारतीय संविधान में समता को रखा गया है। समता मतलब विशिष्टता का अभाव। ध्यान रखिए, समता का मतलब सब बराबर नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि सब बराबर नहीं, विशिष्टता का अभाव। जन्म से, धर्म से, लिंग से, जाति से, इन सब के आधार पर विशिष्टता का अभाव होगा। हाँ, आप अपनी योग्यता से कुछ प्राप्त करते हैं, वो अलग सी चीज है, लेकिन जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पे जो विशिष्टता है वो नहीं मानी जाएगी। इसी को समता बढ़ाने वाला माना जाता है। तो समता बढ़ाने वाला निम्न में से आप किसे नहीं मानेंगे? किन अनुच्छेदों को देख के आपको लग रहा है कि ये समता बढ़ाने वाला नहीं है? अनुच्छेद 14 से 18, तो भैया तो समता का अधिकार है, इसको माना जाता है। अनुच्छेद 325 से 29, 25 से 29 है ना जी, 26 है बाबू, 26 गलती लिख दी है, यहाँ 26 है, 29 नहीं था, 26 था। अनुच्छेद 325, 26, अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 41, 41, इनमें से किसे आप समता बढ़ाने वाला नहीं मानेंगे? इसका सही उत्तर है डी। अनुच्छेद 41 जो है वो राज्य को अधिकार देता है कि अपने विशिष्ट नागरिकों को वो कोई सहायता उपलब्ध कराए। विशिष्ट नागरिक मतलब वो किसी भी क्लासिफाई कर सकता है, बुजुर्गों को, बीमारों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, इन सबको वो वर्गीकृत करके कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। ये आर्टिकल 41 कहता है। कभी कभी इससे आपसे सवाल से पूछता है कि बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है या बुजुर्ग महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है, ये सब किस आर्टिकल के तहत राज्य के पास ये कर्तव्य है कि वो कर सकता है? तो यही आर्टिकल 41 में आता है। तो ये तो समता का अधिकार समझ रहे हैं। 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन, यानी विशिष्टता नहीं किया जाएगा, स्त्री पुरुषों में कोई ऐसा भेद नहीं रखा जाएगा। तो ये 25-26 क्या कहता है? 25-26 कहता है कि राज्य विधानमंडल के और केंद्र सरकार के जो चुनाव होंगे उनमें जो क्या बनता है, वोटिंग लिस्ट जो बनता है उनमें किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक नागरिक अपना मत दे सकता है, ये यहाँ पे है। तो यानी कि ये सब जो है वो समता बढ़ाने वाले अधिकार में आते हैं, ये नहीं आता है। तो हमारा उत्तर 41 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संशोधन 68 368 के तहत होता है? नहीं हो सकता है। यानी कि 368 में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है? संसद द्वारा साधारण बहुमत से, बी संसद द्वारा विशेष बहुमत से, सी संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का अनुमोदन, और डी राष्ट्रपति के अध्यादेश से। तो भैया अब हमारा उत्तर डी होगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन 3 ही तरह से होता है। पहला, संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुमोदन से। इस पर हमने वीडियो बना रखा है, बहुमत एवं प्रकार, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1855 में बर्मा का पूर्ण विलय किसने किया था? 1855 में बर्मा का पूर्ण विलय किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड लॉन्सडाउन ने, लॉर्ड लॉरेंस ने। सही उत्तर है डफरिन ने। डफरिन ने बर्मा का पूर्ण विलय भारत में किया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा शिक्षा पर वार्ता सम्मेलन कब हुआ था? कांग्रेस द्वारा शिक्षा पर वार्ता सम्मेलन कब हुआ था? 1937, 1837, 1938, 1939। खैर 1837 तो नहीं होगा, सही उत्तर है 1937। 1937 में वार्धा में कांग्रेस ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया जिसपे भारत में शिक्षा के लिए उसने लोगों को एकजुट किया और उस पर चर्चा की। वार्धा सम्मेलन याद रखिएगा, वार्धा सम्मेलन 1937 शिक्षा के लिए हुआ ही था। अगला प्रश्न है कि मत्स्य अथवा मत्स्य महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र है। आपने महाजनपद का नाम सुना होगा, 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद को लिख लेंगे, ध्यान रख लेंगे उनकी राजधानी कहाँ थी, उनका वर्तमान क्षेत्र क्या था। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। या इनमें से कौन महाजनपद नहीं था? 3 तरह से प्रश्न पूछते हैं। पहला कि उनकी राजधानी कहाँ थी, दूसरा वर्तमान में वो किस क्षेत्र में आते हैं, और उनकी क्या बोलते हैं राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में क्या क्षेत्र था, और इनमें से कौन महाजनपद में नहीं आता। ये 3 प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं बार बार। तो मत्स्य या मत्स्य मैंने दोनों लिख दिया है, दोनों मिलता है। मत्स्य या मत्स्य महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र है आंध्र प्रदेश,
नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं। पश्चिमी मध्य प्रदेश नहीं। राजस्थान के जयपुर एवं अलवर क्षेत्र बिल्कुल। मत्स्य एवं मत्स्य महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र राजस्थान के जयपुर एवं अलवर क्षेत्र आता है। 19 बहुत आसान प्रश्न है। दूर संचार हेतु वायुमंडल के किस क्षेत्र का प्रयोग होता है? हम लोग जो दूर संचार यूज करते हैं उसमें वायुमंडल के किस क्षेत्र का प्रयोग होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल का मतलब है आयनित करेगा सब चीज को, तो दूर संचार के लिए वायुमंडल के आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के सुने हैं ना, लेयर बहुत सारा है, तो उसमें आयन मंडल का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? के मेनन, वीपी मेनन, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है के मेनन। कृष्णा मेनन जो थे उन्होंने ये पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा 20 प्रश्न। बने रहिए हमारे साथ, लाइक को कमेंट करते रहिएगा। सुझाव और अपेक्षा जो भी होगी कमेंट करेंगे ताकि हम आपके परीक्षाओं के लिए विशिष्ट चीज़ें लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।